अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 साल पहले जब मैं दुबई से यहाँ ट्रैवल किया था मैंने लिस्बन में, तो उस वक़्त मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था, यूरोपियन टेल्स बाय आमिर कैसा नाम से। अब वो चैनल मैंने कोशिश की, स्टार्ट किया, उसके साथ-साथ मैं यहाँ पे जो लीगल यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है उसके एक्सपीरियंसेस मैं लेता रहा और जो चीज़ें मैंने स्टार्ट की थी, मैंने चाहा कि आपको उसके साथ अपडेट करता रहूँ इस चैनल के थ्रू। लेकिन उसके दौरान मैं इतना बिज़ी हो गया कि मैं वो चैनल को कंटिन्यू नहीं कर सका। तो फाइनली आफ्टर 2 इयर्स मैं दोबारा ये चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और ये चैनल स्टार्ट करने की वजह ये है कि मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुज़रा हूँ, बहुत सारी कम्युनिटी से मिला हूँ, बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, बहुत सारे काम शुरू किए थे, कुछ काम चले, कुछ काम नहीं चल सके। ये सारे एक्सपीरियंसेस मुझे आपके साथ शेयर करने हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ मैं मिला हूँ, उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करें मेरे चैनल के थ्रू, जिसमें होपफुली आपके काम आएंगी वो सारी बातें, और वो सारी बातें वो बातें हैं जो रियल एक्सपीरियंसेस हैं। इसी तरह हमारे कराची से, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ कराची से है, हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका नाम दानिश है। मैं उनके साथ मिला, उनके साथ हमारी कुछ बातचीत वगैरह हुई, तो मुझे लगा कि वो बातचीत आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। वो बातचीत मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू उनके साथ किया है, मैंने वो रिकॉर्ड किया है। होपफुली आपको वो इंटरव्यू पसंद आएगा और आपको आगे के लिए अगर कोई भाई वो काम शुरू करना चाहते हैं, तो होपफुली चाहे वो लिस्बन में है या वो आके ये काम करना चाहते हैं, उनके लिए होपफुली वो चीज़ हेल्प करेगी। इसी तरह मैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट लोगों से मैं मिलूँगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो, पुर्तगीसी हो, इंडियन हो, नेपाली हो, बंगाली हो, उन सब के एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा थ्रू मेरे चैनल पे। ठीक है, होपफुली आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी हो, तो डू कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उनको रिप्लाई करूँगा, उनको कोशिश करूँगा जो हकीकत है वही आपके साथ डिस्कस करूँ। तो काइंडली सपोर्ट माय चैनल, और जिस तरह आप लोगों ने पहले मुझे प्यार दिया था, उसी तरह मेरी गुजारिश ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और मैं इसी तरह आपके लिए अब वीडियो कोशिश करूँगा कंटिन्यू में बना के आपके साथ शेयर करूँ। थैंक यू गाइस। दानिश भाई, पहले आप अपना तारुफ कराइए और आप ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और पुर्तगाल में आप कब से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानिश है। मैं इस वक्त पुर्तगाल लिस्बन में हूँ और मैं पुर्तगाल 2023 में आया था कराची से। आपको पुर्तगाल आने का ख्याल कैसे आया और क्यों आया? मैं असल में पहले जर्मनी आया था, मेरा वीज़ा जर्मनी का था, तो वहाँ मुझे डॉक्यूमेंटेशन के लिए इतनी आसानियाँ नहीं लगी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन आसानी से वहाँ पे नहीं मिलती है। तो मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे बहुत से लोगों ने एडवाइस भी ये दी कि आपको पुर्तगाल जाना चाहिए, वहाँ पे ये कि डॉक्यूमेंटेशन फिर भी दूसरे यूरोप के ममालिक जो है उनके बनिस्बत पुर्तगाल में इजीली डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। दैट्स वाई मैं जो है वो पुर्तगाल आया और यहाँ के मैंने अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो कंप्लीट की। जब आप पुर्तगाल आए तो आपने यही काम क्यों चुना और इसको कैसे स्टार्ट किया? अच्छा, मैं जब पुर्तगाल यहाँ पर आया तो मैंने बहुत सर्चिंग की जॉब के हवाले से, जैसे सब लोग करते हैं, तो जॉब नहीं मिल पाई, तो इसलिए फिर मुझे डिलीवरी का काम सूटेबल लगा, क्योंकि इस काम में ये कि किसी की एक तो किसी के बॉस नहीं है, आपको कोई बॉस नहीं है, ठीक है, आप खुद ही बॉस हैं। जब आपका दिल चाहे आप काम शुरू कर दें, जब दिल चाहे काम आप ख़त्म कर दें, तो फिर कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा था मुझे उस टाइम, तो इसलिए फिर मैंने डिलीवरी का काम अपना शुरू किया। ये आप किस ऐप पे ज़्यादा काम करते हैं, उबर ईट्स या ग्लोवो, या दोनों पर आप इक्वली काम करते हैं? अच्छा, मैं पुर्तगाल में 3 कंपनीज हैं वैसे तो डिलीवरी के हवाले से, इसमें उबर भी है, ग्लोवो भी है, बोल्ट भी है, लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल जो है जिससे मैं काम करता हूँ वो है ग्लोवो एंड बोल्ट। इन 2 डिलीवरी ऐप पे मैं काम करता हूँ। आपका एक आम दिन कैसा गुजरता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? अच्छा, काम के हवाले से अगर बात की जाए कि डिलीवरी का काम कैसा है और किस तरह से हम लोग अर्निंग करते हैं और कैसा दिन गुजरता है हमारा, तो अल्लाह का शुक्र अच्छा दिन गुजरता है, कोई ऐसे वो नहीं है। लेकिन कभी कभार हर दिन एक जैसा नहीं होता, कभी काम बहुत अच्छा होता है, कभी काम बहुत स्लो होता है, तो वो डिपेंड करता है कि काम की सिचुएशन कैसी है। तो अल्लाह का शुक्र सही गुजरता है, कभी अप एंड डाउन तो हर काम में होता है,
तो वैसे डिलीवरी का काम भी है कि कभी बहुत अच्छा दिन गुजरता है, कभी जो है वो काम बहुत स्लो होता है। प्लीज़ ये बताइएगा, एक दिन में आप कितने आवर्स काम करते हैं? अच्छा, मैं दिन में तकरीबन जो है वो 10 से 11 घंटे काम करता हूँ। जो टाइमिंग मेरी होती है कि सुबह 11 बजे 12 बजे घर से निकलना होता है, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर जो मॉल्स हैं वो कोई 11 बजे खुलता है, कोई 12 बजे खुलता है, और जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी कोई 11 बजे खुलता है, कोई 12 बजे खुलता है। तो हम लोग को उसके हिसाब से ही मतलब काम को शुरू करना पड़ता है। वो ऐसी बात है, जब मॉल्स खुलेंगे, रेस्टोरेंट खुलेंगे तो ही आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। तो डेट्स वाई मैं कभी 11 बजे कभी 12 बजे निकलता हूँ, और रात को तकरीबन जो है वो 10:30 11 कभी 12, वो काम पे डिपेंड करता है। अगर काम बहुत अच्छा है तो आपको 12 ही बज सकते हैं, 1 भी बज सकता है। अगर काम स्लो है बहुत तो फिर 11 बजे तक काम खत्म हो जाए, क्योंकि बहुत से मॉल्स ऐसे हैं जो 12 बजे बंद होते हैं, और बहुत से मॉल्स ऐसे, रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो 11 10:30 11 बजे बंद हो जाते हैं। आपको दिन में काम करना पसंद है या रात में? और अगर दिन में काम करना पसंद है तो क्यों, और रात में काम करना पसंद है तो उसकी क्या वजह है? अच्छा, दिन मुझे जो काम करने में मज़ा आता है वो दिन में आता है, साफ सी बात है। हर किसी का अपना अपना है, बहुत से लोग रात में काम करना पसंद करते हैं, बहुत से लोग दिन में करते हैं। तो मैं दिन वाला हूँ, मुझे दिन में काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू रात के। आपको इस काम में क्या क्या मुश्किलात पेश आएंगे, क्या ये आप हमसे डिस्कस करेंगे? इस काम में आमिर भाई अगर सबसे ज़्यादा मुश्किलात को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है वो बारिश में काम करना होता है, क्योंकि बारिश में तो आपको पता है रोड गीली होती हैं, बाइक स्लिप होने के चांसेस बहुत होते हैं। एक तो ये मुश्किलात में से एक मुश्किल ये है। सेकंड मुश्किल ये कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो सिक्योरिटी के लिहाज से थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, कि जहाँ पे आपको थोड़ा सा देख समझ के जाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। 2-3 मुश्किलात हैं, वैसे तो अल्लाह का शुक्र ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा कंट्री है और सेफ़ भी काफ़ी है, लेकिन हर जगह थोड़े बहुत तो इश्यूज़ होते हैं। तो इसलिए बस ये 2 इशू के, एक तो बारिश में, और सेकंड ये कि थोड़े से कभी कभार ये कि थोड़ा सा हमें हालात देखना पड़ता है कि भाई ये एरिया अगर सेंसिटिव है तो उसके हिसाब से हमें जाना पड़ता है। अच्छा दानिश भाई, ये बताइएगा कि आपको कभी मौसम, ट्रैफिक या कस्टमर की वजह से कोई मसला पेश आया है? अच्छा, अगर मुश्किलात के हवाले से देखा जाए कि रेस्टोरेंट हो गया या कस्टमर्स के हवाले से मुश्किलात क्या आती हैं, तो सबसे अहम चीज़ तो ये कि हाँ, ये मुश्किल ज़रूर हमें आती है कि रेस्टोरेंट्स वाले टाइम बहुत भी लेते हैं बाज़ दफ़ा। जैसे हमारे पास ऑर्डर आया, हम उनके पास ऑर्डर लेने गए, 5 मिनट बाद जा रहे हैं, 2 मिनट बाद जा रहे हैं, तो कभी कभार वो 25 मिनट लगा देते हैं रेडी होने में, कभी वो 15 मिनट लगा देते हैं रेडी होने में। बाज़ दफ़ा तो ऐसे यहाँ पे कुछ स्टोर्स हैं गवर्नमेंट के, तो उसमें हमें आधा 1-1 घंटा लग जाता है ऑर्डर। तो ये बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ये ऑर्डर लेंगे देंगे तो ही हमें सेकंड ऑर्डर मिलेगा, तो उसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल हो जाती है। सेकंड ये कि कस्टमर्स के हवाले से तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं, कस्टमर्स तो बहुत अच्छे हैं और पेशेंस है इन लोगों में। जी, मैंने बहुत जो नोट किया वो पेशेंस बहुत है, कि अगर डिलीवरी में आधा घंटा भी लग रहा है, 35 मिनट भी लग रहा है, आप उनको मैसेज कर दें भाई हम आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, तो वो वेट करते हैं। ये नहीं होता है कि बस फ़ोन करना शुरू कर दें कि भाई आप कहाँ रह गए, इतना टाइम को लगा दिया। बहुत कम ऐसे कस्टमर होते हैं, बहुत ही कम। वैसे काफ़ी लोग पेशेंस रखते हैं यहाँ पे और वेट करते हैं। क्या आपको यहाँ की नेटिव लैंग्वेज ना आने की वजह से कभी कस्टमर या रेस्टोरेंट से ऑर्डर लेने में कोई मुश्किलात पेश आई हैं? लैंग्वेज का जो जहाँ तक है, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि लैंग्वेज तो बहुत बड़ा बैरियर है, जो फैक्ट बात है। तो जो भी लोग यहाँ पे इन फ्यूचर आएँ या जो आ चुके हैं, वो लैंग्वेज पे फोकस लाजमी करें। मैं भी करता हूँ। डिलीवरी का जो ये काम है, इसमें लैंग्वेज का इतना बड़ा बैरियर इसलिए नहीं है कि आपको जाना है, आपके फ़ोन पे सब कुछ आ रहा होता है, ऑर्डर का नंबर सब कुछ आ रहा होता है, तो आप उनको दिखाते हैं, दैन वो आपको दे देते हैं। सेकंड ये कि अगर आपको कोई मैसेज करना है तो आप उसको मैसेज कर लेते हैं, वो गूगल ट्रांसलेट कर लेता है कस्टमर, या हम गूगल ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो इतना बड़ा बैरियर इस काम में तो नहीं है। लेकिन हाँ, बाज़ दफ़ा आता है, बाज़ दफ़ा कस्टमर आपको कॉल करता है, आप थोड़ा लेट हो गए या कुछ हो गया, तो कस्टमर कॉल कर रहा है, अब उसको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको पुर्तगीज़ नहीं आती, तो समझ में नहीं आती, कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, तो लैंग्वेज बैरियर है। लेकिन अगर इस डिलीवरी के काम, क्योंकि हर काम की नौयत अलग होती है, तो इस काम के हवाले से अगर देखा जाए तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आनी चाहिए। अगर आ जाएगी तो ये पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, ये है बस। अच्छा, ये बताइएगा कि इस काम से आपके जितने अखराजात हैं, क्या वो पूरे हो जाते हैं? एक्सपेंसेस, जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, वो आप इस काम से पूरे हो जाते हैं आपके? इस काम की जो डिलीवरी के हवाले से अगर देखा जाए कि कितनी इसमें अर्निंग हो जाती है और हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं वो कवर हो पाते हैं नहीं हो पाते। असल में डिलीवरी का ये कि
अगर सिंगल बंदा यहाँ पर है, उसकी फैमिली यहाँ पर नहीं है, तो वो उसके तो सारे एक्सपेंस पूरे हो जाते हैं। ऐसा कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि 30-40 यूरो अर्निंग हो जाती है। लेकिन अगर फैमिली वाला बंदा है और उसने कोई रूम रेंट पे लिया हुआ है, क्योंकि रूम्स के किराए जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत बेड स्पेस के, जो सिंगल बंदे के लिए होता है, तो फैमिली वाले बंदे को थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन ये कि हाँ, अगर फैमिली वाला बंदा भी है, अगर वो सही से मेहनत करे, 13 घंटे 14 घंटे दे, तो ये कि वो कर सकता है। लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है फैमिली वाले बंदे को, क्योंकि डिलीवरी के काम में इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है कि आप उसमें फैमिली को भी कवर कर लें। अगर आपका एक बच्चा है, बीवी बच्चे हैं और आपकी वाइफ जो है वो हाउस वाइफ हैं, तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर सिंगल बंदा है तो उसके लिए तो बेस्ट है। सिंगल बंदा अपने सारे खर्चे निकाल लेता है, क्योंकि उसके जो अखराजात होते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो फैमिली वाले के हिसाब से काफ़ी कम होते हैं। यहाँ पर टिप देने का रुझान है, अगर है तो क्या आपको टिप मिली? अगर मिली तो कितनी मिली? अच्छा, पुर्तगाल में ख़ासतौर पर लिस्बन जहाँ मैं रहता हूँ, उसमें टिप्स के हवाले से अगर बात की जाए तो टिप्स मिलती हैं। वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। कुछ कस्टमर बहुत अच्छे होते हैं तो वो 4 यूरो भी दे देते हैं, 5 भी दे देते हैं, 10 भी दे देते हैं। और कुछ लोग जो है वो 1-2 उस सेंट भी टिप मिलती है। तो जो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, टिप मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती हैं। वो कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन मिलती हैं टिप यहाँ पे। ये काम अगर कोई भी आम आदमी करता है तो इस काम को करने के लिए क्या क्या अखराजात उसके दिमाग में होने चाहिए? अच्छा, इस काम के एक्सपेंस की अगर लिहाज से बात की जाए तो अगर जैसे बाइक आपने रेंट पे ली हुई है, बहुत से लोग ज़्यादातर बाइक लोग रेंट पे लेते हैं, तो वो अलग एक्सपेंस हो जाता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि वीकली 50 यूरो 55 यूरो, डिपेंड करता है बाइक कौन सी है, बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है, थोड़ी पुरानी बाइक है, तो उसके हवाले से वो एक्सपेंस अलग होता है। जो मंथली तकरीबन 200-250 ऐसा बनता है। फिर पेट्रोल का खर्चा एक बहुत अहम होता है, ऐसी बात आपको पता होता ही है। उसमें ये होता है कि वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना काम करते हैं। बहुत से लोग जो होता है वो 8-9 घंटे काम करते हैं, तो उनका 4-5 यूरो मैक्सिमम होता है। बहुत से लोग होते हैं 12-12, 13-13 घंटे काम कर रहे होते हैं और बड़े बड़े ऑर्डर उनको लगते हैं, तो उसमें 6 यूरो 7 यूरो को भी पेट्रोल टच कर लेता है। ठीक है, और सबसे अहम चीज़ ये कि अगर फॉर एग्जाम्पल वेदर ख़राब है, जैसे बारिशें हो रही हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको पूरा रेनिंग सूट लेना पड़ता है। रेनिंग कोट पूरा होता है, इसमें शूज़ भी होते हैं, आपकी पूरी एक जैकेट होती है, आपका जो बैग होता है उसका पूरा एक कवर होता है, तो वो भी एक अलग एक्सपेंस हो जाता है। वो तकरीबन 100, 150, 80 इसको टच करता है यूरोस को। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान के आपके एक्सपेंसेस और पुर्तगाल के एक्सपेंसेस, आपको दोनों में पुर्तगाल का एक्सपेंस कैसा लगता है? अच्छा, पुर्तगाल में ज़िंदगी और जो हमारे कंट्री होते हैं, देसी कंट्री जैसे पाकिस्तान, इंडिया, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं अपने पाकिस्तान से कंपेयर करूँगा तो बहुत डिफरेंट है, ऐसी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत उससे बेहतर है, बहुत बेहतर है, बेहतर नहीं बहुत बेहतर है, क्योंकि वहाँ जो फैसिलिटीज़ आपको दी जा रही होती हैं उसके आप पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिल रही होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो अभी आप पे करते हैं उसकी फैसिलिटी आपको मिलती है। अच्छा, आप ये बात बताइएगा कि आप पुर्तगाल में तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसे से आप रह रहे हैं, आपको पुर्तगाल में रहने की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अच्छा, पुर्तगाल में रहने की सबसे अच्छी बात यह है कि पुर्तगाल एक तो बहुत खूबसूरत कंट्री है, नेचुरल बहुत खूबसूरत है। इन लोगों ने अपने जो नेचुरल ब्यूटी है ना, उसको मेंटेन रखा हुआ है। ये बहुत कम लोग बोलते हैं, ये वाकई में हकीकत है कि बहुत से कंट्रीज ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल चीज़ों को ग्रो करते हैं, लेकिन इन लोगों ने नेचुरल ब्यूटी को अपने एक तो बहुत मैनेज किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है, और उसी को ग्रो कर रहे हैं ये लोग। तो सबसे अच्छी बात इसकी मुझे एक और भी लगती है कि इसका वेदर बहुत अच्छा है। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर वेदर होता है, ये गर्मी भी है, सर्दी भी है, ख़िज़ा भी है, बहार भी है, वो चारों मौसम आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, बारिशें भी हैं, धूप भी बहुत तेज़ निकली हुई है, सारे वेदर बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। और सेकंड ये लोग भी बहुत अच्छे हैं। हकीकत है कि लोग बहुत, क्योंकि आप अगर अच्छे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आप बिल्कुल रूल्स को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो ये ना आप उन लोगों को गिव एंड टेक का मामला होता है। अगर आप रिस्पेक्ट किसी को देंगे तो लाजमी सी बात है आपको भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो आप अगर सीधे चल रहे हैं, सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप का एक रूटीन अच्छा बना हुआ है, तो लाजमी सी बात है सामने वाला आपको पसंद भी करेगा। तो वही है, लोग बहुत अच्छे हैं। पुर्तगीज़ लोकल जो यहाँ पे लोग हैं बहुत अच्छे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि लोग बोले कि ख़राब है या ऐसा कुछ नहीं है, पसंद नहीं करते, नहीं। वो उन लोगों को पसंद नहीं करते जो लीगलाइज नहीं होते, जो रूल तोड़ रहे होते हैं, रूल को मान नहीं रहे होते। तो वो तो हर कंट्री के अंदर कोई पसंद नहीं करता उनको, चाहे वो हमारा कोई भी कंट्री हो। एक्सेप्ट कि अगर हम पाकिस्तान हैं और सामने भी पाकिस्तानी है, लेकिन अगर वो
रूल्स को नहीं मान रहा, गलत हरकतें कर रहा है तो उसको कोई पसंद नहीं करता। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, सेम लोग हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग हैं ये अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अच्छे हैं तो ये भी अच्छे हैं, आप बुरे हैं तो ये भी बुरे हैं। आप पाकिस्तान की कौन सी चीज़ है जिसको यहाँ पे मिस करते हैं? अच्छा, ये सवाल तो खैर बहुत इमोशनल सवाल है कि कौन से अपने मुल्क की जो हम चीज़ों को मिस करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। सबसे अहम चीज़ तो आपकी फैमिली होती है, ऐसी बात है। जो लोग सिंगल हैं, जैसे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी फैमिली के साथ हूँ, मेरी वाइफ और बच्चा मेरा यहाँ पर ही, बच्चा मेरा यहीं पैदा हुआ है। तो हाँ, अलबत्ता ये कि पूरी फैमिली तो मेरी नहीं है, मेरी वालदा हो गई, भाई हो गए और नानी वगैरह सब लोग हो गए। सबसे पहले तो इंसान अपनी फैमिली को मिस करता है। मैं क्या, हर कोई मिस करता होगा। जिनकी फैमिलीज यहाँ पर नहीं है, बीवी बच्चे नहीं है, तो वो अपनी बीवी बच्चों को ज़्यादा मिस करते होंगे। तो ये चीज़ है। और सबसे अहम चीज़ है आपका कल्चर। ऐसे पता है, कल्चर में बहुत फ़र्क है। हमारा कल्चर अलग है, इनका कल्चर अलग है। हमारे जो त्यौहार आते हैं, क्योंकि त्यौहार जो होते हैं वो अपने मुल्क के अंदर ही अच्छे लगते हैं मनाते हुए। तो हमारे जो त्यौहार हैं हम उसको बहुत मिस करते हैं। तो वो अपने मुल्क के अंदर ही ऐसी बातें सेलिब्रेट करता हुआ अच्छा लगता है बंदा, यहाँ वो बात नहीं आ पाती। तो ये चीज़ें सारी हैं बस, जिसको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। अच्छा, आप हमारे साथ जब आप काम पे निकले हों, कोई ऐसा यादगार वाक़या या कोई मज़ाहिया वाक़या आप हमारे साथ शेयर करेंगे? मज़ाहिया वाक़या डिलीवरी के हवाले से बहुत सारे हैं वैसे तो, लेकिन हाँ, उसमें से एक ज़रूर ये मैं बता दूँ आप लोगों को कि अक्सर ये होता है यहाँ पे, जो लड़के यहाँ पे काम करते हैं डिलीवरी का, कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बिल्डिंग आपकी इस साइड पे है और लोकेशन आपको बहुत आगे ले गई। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि एक एड्रेस मेरे पास ऑर्डर आया मेरे पास, मैं उसको डिलीवर करने गया। तो बिल्डिंग लोकेशन काफ़ी गली के एंड पे जाके, मतलब रोड के एंड पे ख़त्म हुई। अब मैं वहाँ खड़ा हूँ और मैं कस्टमर को फ़ोन कर रहा हूँ, भाई कि आपका ये ऑर्डर है, ये मैं लेकर आ गया हूँ, यहाँ पे ना जो आपने बिल्डिंग लिखी है वो नहीं है। अब वो मुझे बिल्डिंग का नाम बता रहे कि फला फला बिल्डिंग का नाम है। मैं वहाँ ढूंढ रहा हूँ, तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया वहाँ खड़े वहाँ पे ढूंढ नहीं मिला। फिर मैंने बड़ी हिम्मत हार के पीछे से घूम के जब मैं गया तो वो बिल्डिंग बिल्कुल सामने रोड पे थी और मैं थोड़ा सा आगे जाके उससे ढूंढ रहा था। तो ये बहुत यहाँ पे होता है कि बिल्डिंग बाज़ चीज़ आपके सामने होती है लेकिन आपको नहीं मिल रही होती, क्योंकि हम लोग का होता है कि जो हम लोग की लोकेशन बिल्कुल एंड होती है हम वहीं देखते हैं, क्योंकि वो होती एग्जैक्ट लोकेशन ही है। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोकेशन थोड़ी सी आगे जाके आपको रोक देती है, पीछे बिल्डिंग होती है। तो ये मजाक के होते मैं वहाँ घूम रहा हूँ, लेकिन जब मैं थोड़ा सा पीछे आया तो बिल्कुल सामने ही बिल्डिंग थी और मैं घूमा जा रहा था। अच्छा दानिश भाई, लास्ट सवाल है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं? क्या ये काम जारी रखेंगे या कोई और काम करेंगे? अच्छा, नहीं, मेरे हिसाब से तो खैर पुर्तगाल माशाल्लाह बहुत अच्छा कंट्री है और लोगों को ज़रूर आना चाहिए। और ये है कि सर्वाइव तो हर शुरू में करना ही पड़ता है, तो हल्के हल्के इंसान सेट हो जाता है। नहीं, मेरा तो खैर दिल यहाँ पर काफ़ी लगा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी वाइफ भी जॉब करती है, मैं भी कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कम ज़्यादा ज़रूर, क्योंकि छोटा कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री नहीं है कि जिस तरह से लोग यहाँ पे आ गए उसके हिसाब से छोटा कंट्री है। लेकिन ये कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर भी है। अगर जो बंदा मेहनत करना जानता हो, जिसको सही ट्रैक पे चलना हो, लीगल तरीके से काम करना हो, तो लीगल तरीके से यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अवेल करने वाला बंदा होना चाहिए, मेहनत करने वाला बंदा होना चाहिए। लोग बहुत अच्छे हैं। और सबसे अहम बात ये कि आप ये देखें ना कि पुर्तगाल में डॉक्यूमेंटेशन कितनी जल्दी आपको मिल जाती है। तो ऐसा कहीं नहीं होता। आप किसी भी यूरोप के कंट्री में चले जाएँ आप, तो वहाँ पे इतनी जल्दी आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप आके फ़ौरन काम अपना डिलीवरी का स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई यहाँ के कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। आप बाइक रेंट पे लेकर दूसरी चीज़ें करके यहाँ पे आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ये आपकी अर्निंग शुरू हो सकती है। बस ये बात है कि आपको सही गाइडलाइन मिले। सही गाइडलाइन मिलेगी, सही ट्रैक पे चलेंगे, लीगल चलेंगे, तो हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जो है वो ईजी होती जाएगी। वरना अगर आप ट्रैक से हटेंगे, लीगल वे से हटेंगे, तो हर चीज़ बहुत मुश्किल है। पुर्तगाल का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि इसने मुझे बहुत जल्दी अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड भी दिया और एक अच्छा हलाल तरीके से आमदनी का ज़रिया भी दिया। तो मैं अभी तक उसको कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे भी अपॉर्चुनिटीज़ है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म नहीं है, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंशाल्लाह आज ये काम कर रहे हैं तो कल दूसरा काम है, एक परसों तीसरा काम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया पुर्तगाल का। और यहाँ पे जो लोकल लोग, उन्होंने भी काफ़ी मेरी हेल्प की है, मेरी वाइफ की। मेरे बच्चे जब यहाँ पर हुआ उसने बहुत उन्होंने हेल्प की है, किस तरह करना है, कहाँ जाना है। तो इसलिए पुर्तगाल का बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और सबसे एंड में ये कहना चाहूँगा आमिर भाई का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि उनके प्लेटफॉर्म के ज़रिए ये कि बहुत से लोगों को इंशाल्लाह जो है इन फ्यूचर जो है वो हेल्प मिलेगी। और इनका जो चैनल है यूरोपियन टेल्स बाय आमिर के नाम से, आप लोग उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फैक्ट मालूम हो कि वाकई में यहाँ पे आना सही है या गलत है। क्योंकि मैंने बहुत से चैनल देखे हैं टीवी जो
होता कुछ है बताते कुछ, क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ 2 साल मुझे यहाँ पर हो गया, तो मुझे अब सही चीज़ें पता चल गई हैं, लेकिन अब वहाँ पे कुछ और ही आ रहा होता है। तो इसमें इंशाल्लाह आपको ऐसा नहीं मिलेगा, इसमें जो हकीकत है वही आपको मालूम होगी और वही आमिर भाई बताएंगे आपको। आमिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं लोगों को सही चीज़ दिखा सकूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे भी लोगों को सच ही मालूम होगा आपके चैनल की तवज्जो से। थैंक यू सो मच।